Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. 37 देखते हैं. टाउन्स इन न्यूज़ और कंट्री, ये भाई न्यूज़ में है तो न्यूज़ वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे. 38 देखते हैं. इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी एक्ट्स हैं ये 1773 से लेकर 1947 तक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं. इनके सारे प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बोल रहा है कि रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास थी. बहुत ही सिंपल है. रेजिड्यूरी पावर्स उस समय गवर्नर जनरल के पास होती थी. जैसे अभी रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है ना. उस टाइम रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास होती थी, गवर्नर जनरल के पास, ठीक है. तो इसका आंसर फेयरली सिंपल बी हो गया. 48 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. ठीक है, अभी देखो 2018 में क्वेश्चन आया है ये लिबर्टी एंड लॉ पे, और 2019 में उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ दिया है कि लिबर्टी से आप क्या समझते हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं. ठीक है, और फिर हमने देखा था कि 2019 में सियाचिन और नुब्रा का कंसेप्ट था, वो फिर से 2020 में उन्होंने पूछ दिया कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है. ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो इनका कंसेप्ट पिछले पेपर से रिलेट होता है. ठीक है, क्योंकि जो पेपर बना रहा है वो भी कैसे बनाएगा, वो भी पिछला पेपर देख के बनाएगा ना पहले, कि भाई पिछले में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे तो हम बनाएं. ठीक है, अब एनीवेज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, लॉ और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, पहला देखते हैं क्या बोल रहा है. इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी. ठीक है, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी. इफ़ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल. ओके, इफ़ द लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर. अब देखो क्या बोल रहा है कि इसमें से पहले तो एलिमिनेशन देखते हैं किसका हो सकता है. थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर लिबर्टी है तो लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल. ऐसा है क्या, इंडिया में लिबर्टी तो है, हमारा प्रियम्बल बोलता है कि हमारे पास लिबर्टी है, बट लॉ क्या हम लोग बनाते हैं, हम लोग थोड़ी बनाते हैं, लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है. तो ये गलत हो गया. ठीक है, सी गलत हो गया, सी हटा देते हैं. फिर क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं. इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी. अगर लॉज ज़्यादा हैं, लॉज क्यों बनाती है सरकार, लॉज सरकार इसलिए बनाती है ताकि आपकी चीज़ों को सेफगार्ड कर पाए. ठीक है, ताकि मेजर्स प्लेस में हो, ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई गाइडलाइन हो, है ना. ऐसा नहीं होता कि लिबर्टी कर्व करने के लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है. लॉ गवर्नमेंट इसके लिए नहीं बनाती, गवर्नमेंट तो बल्कि फ्रीडम बढ़ाने के लिए बनाती है लॉ. समझ में आ रहा है कि आपकी फ्रीडम को सप्रेस ना किया जा पाए और कुछ कुछ सेफगार्ड्स हों जिसके अंडर आप काम, मतलब जिसके लिमिट्स में आप काम करो. तो ऐसा नहीं है कि आपकी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उस चीज़ में. ठीक है, लॉज आर पास फॉर ensuring द सेफगार्ड्स, नॉट फॉर ब्लॉकिंग योर फ्रीडम और ब्लॉकिंग योर लिबर्टी, है ना. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया. अब बी और डी देखते हैं. इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी. अगर कोई सेफगार्ड नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई लॉ जैसा सेफगार्ड नहीं होगा तो आपके पास लिबर्टी भी नहीं होगी. ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है. ठीक है, मान लो आप इमेजिन करो इंडिया में कोई लॉ नहीं है. ठीक है, इंडिया में कोई लॉ है ही नहीं, सबके पास फ्रीडम है. ठीक है, तो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा होगा, है ना, वो आके डिक्टेटरशिप झाड़ने लगेगा कि ऐसे काम करो वैसे काम करो, और वो आपके राइट्स को वॉयलेट करेगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है ना. तो आपकी लिबर्टी एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइज़ तो वहाँ पे होगी. समझ में आ रहा है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, अगर कोई लॉ नहीं होंगे, अगर कोई सेफगार्ड नहीं होगा तो डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी बन सकती है सोसाइटी में. ठीक है, तो आपकी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है. पर डी क्या बोल रहा है, इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन. अगर लॉज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, टू ऑफन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो लिबर्टी इज़ इन डेंजर. ऐसा भी हो सकता है. ये भी थोड़ा देखो डाइसी क्वेश्चन है, इसमें ये भी सही हो सकता है. ये कैसे हो सकता है, बट इसका मोर प्रोबेबिलिटी गलत होने का. क्यों, क्योंकि लॉ का डेफिनेशन बेसिक क्या होता है कि सेफगार्ड इंश्योर करना. ठीक है, मान लो आपने कोई अभी लॉ बना दिया, ठीक है, आपने अभी की सिचुएशन के हिसाब से कोई लॉ बना दिया. ठीक है, अब आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है तो क्या आप लॉ को चेंज नहीं करोगे. ठीक है, आपका सिनेरियो चेंज हो गया. ठीक है, तो आप चेंज नहीं करोगे. पहले रेप विक्टिम्स को डेथ पेनल्टी नहीं मिलती थी, अभी डेथ पेनल्टी की सज़ा आने लगी. इनफैक्ट 16 to 18 ईयर्स वाले लोगों के लिए भी डेथ पेनल्टी कर दी गई है ना, पहले नहीं होती थी. तो लॉ चेंज हुआ तो इससे क्या लिबर्टी आपकी कर्व हो गई. नहीं, लिबर्टी कम कर्व थोड़ी हुई आपकी, लिबर्टी तो उतनी ही रही ना. लॉज आर फॉर सेफ गार्ड ओनली. ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है इनमें से वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. ये वहाँ पे सोचना डिफिकल्ट हो जाता है
क्योंकि वहाँ पे आप रिलेट नहीं कर पा रहे होते हो या एंजाइटी में होते हो, तो आप इतना सोच नहीं पाते हो। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 41 देखते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सही है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास प्रिविलेज होती है कि उनके ऊपर कोई भी, जब तक वो ऑफिस में, कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, और सिविल होती भी तो हैं तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है ना, तब होती हैं। तो क्रिमिनल तो डेफिनेटली नहीं होती है ना, तो ये सही है। दूसरा क्या बोला? द एम्बुलेंट जो अलाउंसेज हैं गवर्नर ऑफ स्टेट के शेल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। डेफिनेटली सही बात है, ऐसा तो नहीं है कि आप गवर्नर को आज बंगला दे रहे हो रहने के लिए, कल छीन लोगे, पार्लियामेंट कल छीन लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एलए वाले स्पीकर की बात हो रही है। शेल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ़ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो एक बात बताओ, स्पीकर अपॉइंट कैसे होता है? स्पीकर मतलब कैसे सेलेक्ट कैसे होता है? कैसे होता है कि भाई जो इनिशियली मेंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूँ, तो जो एमएलएज होंगे वो अपने में से ही किसी मेंबर को सेलेक्ट करते हैं और वो स्पीकर बन जाता है ना। यही तो प्रोसीजर होता है स्पीकर बनने का, है ना। एमएलएज आपस में अपने ही मेंबर्स में से एक किसी बंदे को स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं ना। तो जो स्पीकर है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, है ना, तभी तो वो स्पीकर बनेगा। करेक्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है? स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। यस, अगर वो एमएलए रहा ही नहीं तो स्पीकर नहीं रहेगा वो। सही बात है, क्योंकि एमएलए ही स्पीकर बनता है, मेंबर होना चाहिए असेंबली का, तभी उसको स्पीकर बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो गई। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, मान लो उसका टर्म खत्म हो गया और वो डिसॉल्व हो गई 5 साल बाद, ठीक है, द स्पीकर शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। क्या इमीडिएटली वैकेट करता है स्पीकर? क्या इमीडिएटली छोड़ देता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है? नहीं। कब तक नहीं करता है वो स्पीकर? कब तक नहीं करता है? जब तक नई असेंबली नहीं बन जाती और प्रोटम स्पीकर नहीं अपॉइंट हो जाता। पहले प्रोटम स्पीकर अपॉइंट होता है ना, तो जब प्रोटम स्पीकर अपॉइंट होता है तब जाके स्पीकर अपना जो रेजिग्नेशन देता है या मतलब वो हट जाता है ना। तो तब तक तो रहता है स्पीकर, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि इमीडिएटली हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। द वेल नोन, अब ये वाली देखते हैं, द वेल नोन पेंटिंग बानी थानी बिलोंग्स टू। बानी थानी किन में से है? अब ये तो पता होना चाहिए तभी कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब ये थार्ड जो है डिफेंस सिस्टम, ये अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में है, उस टाइम भी न्यूज़ में था, है ना। जो ये क्या बोलते हैं, ब्लॉक कर देता है कोई मिसाइल को, वहाँ से आ रहा है, इंटरसेप्टिंग मिसाइल है बेसिकली। ठीक है, ये किसका है? अमेरिका का है ना, यूएस का है, एंटी मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में रहता है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कोई कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बताना है ना। अब ये मेरा तो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो मैं तो छोड़ देता है इसको, है ना। आप किसी और मतलब इसमें अगर पता है तभी कर पाओगे, थोड़ा बहुत पता है त्यागराज कौन है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, बस हमको अगर ये पता है इसमें कि भाई डिवोशनल सॉन्ग बनाता था, हाँ ये बस इतना ही पता है इसमें कि डिवोशनल सॉन्ग्स त्यागराज के रहते थे। अब इसमें ये जो लिखा है ये कंटेम्प्रेरीज थे कि नहीं थे, ये तो आपको पढ़ा होगा तभी बता पाओगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, 45 देखते हैं। 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आज रिगार्डेड एज अ रूल ऑफ लॉ। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन को करना रहता है। इसमें टाइम वेस्ट करोगे ये कल्चर हिस्ट्री वाले में तो छूट जाएगा पेपर, है ना। तो जो पहले आता है पहले वो कर लो। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है, एवी डाइसी ने दिया था, है ना। एवी डाइसी का है रूल ऑफ लॉ। क्या बोलता है रूल ऑफ लॉ? तो बेसिक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट तो सबको मालूम होता है कि इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ प्रीच करता है रूल ऑफ लॉ, कि लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, 2 को अगर हम सही कर देंगे तो पहला ऑप्शन हट गया हमारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है उसका पार्ट बोल रहा है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है ना। पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के प्रति, कि गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन्स, है ना। सिटीजन्स थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिटीजन्स ही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है सिटीजन्स के प्रति, है ना, या लोगों के प्रति, ना कि लोगों की गवर्नमेंट के प्रति है ना। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। थर्ड गलत कर देते हैं हम लोग, थर्ड गलत कर देंगे, हमने पहले वैसे ही हटा दिया था और फिर थर्ड भी हमने गलत कर दिया, तो क्या बचा? अब हमको दिख गया कि 2 और 4 तो सही है, बस 1 देखना है। 1 क्या बोल रहा है? लिमिटेशन ऑफ द पावर्स।
रूल ऑफ लॉ ऑब्वियसली ये प्रीच करता है, उसमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि कोई भी पावर जो है वो सबको एसेसिबल होगी, है ना, हर कोई आके उस पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आके सबके लिए ओपन है, वो कोई भी लड़ सकता है जो क्वालिफिकेशंस को मीट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि हेरिडेटरी है, जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में हेरिडेटरी है ना, तो वैसा कुछ नहीं होगा। पोस्ट जो है वो सबके लिए ओपन होगी, एक तो ये है पॉइंट, और ऊपर से है कि वो लिमिट करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करता है पावर, है ना, वो भी रूल ऑफ लॉ में एक पार्ट है कि लिमिटेशंस होनी चाहिए पावर में, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, है ना, वो कोई चाहता नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ये भी ऑप्शन सही हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 1 to 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। अभी हमने अपने इकोनॉमिक्स के कोर्स में कवर किया है कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर क्या होता है, जो भी ऐसा पेमेंट जो लीगली एक्सेप्टेड होता है उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। मतलब आप जाके 100 का नोट दे रहे हो किसी को, है ना, तो ही इज़ बाउंड टू लीगली एक्सेप्टेड, दैट इज़ कॉल्ड तो लीगल टेंडर। तो मतलब 100 रुपये एक लीगल टेंडर हो गया। अब मैं आपको अगर 500 रुपये दूँ, है ना, और आपसे बोलूँ आप उसको एक्सेप्ट करो, और आप उसको मना कर देते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 500 का नोट स्क्रैप हो चुका है, वो लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। तो लीगल टेंडर समझ में आया, जो पेमेंट्स की सेटलमेंट्स के लिए लीगली एक्सेप्टेबल हो। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट्स, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोर्ट वोट में टेंडर नहीं होता है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, यस ही इज इन अंडर द कंपल्शन टू एक्सेप्ट, वो लीगली एक्सेप्टेबल होता है, यही सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, नहीं, वो तो फिर ये गलत है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, चेक्स ड्राफ्ट्स के बिल्स में ऐसा तो कुछ नहीं होता। मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ कॉमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई कॉमोडिटी फ्री में मिल रही है पब्लिक को, देन, तो उसके बारे में बात की गई है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। अच्छा, कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। और डी क्या बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। अब देखो, इसमें एक बेसिक चीज़ जो सब कॉमन है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले आपको तो पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई आपके पास मान लो 2 डिसीजन है, ठीक है, लेने को, और आप एक ले रहे हो, दूसरे को नहीं ले रहे हो, तो जो दूसरे को आपने गिव अप किया उससे आपको क्या लॉस हुआ, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है। मान लो कि मैं अपने घर से लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 रूट है, एक ए है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है। अब बी ए जो है वो लंबा रूट है, ठीक है, बट यहाँ पे ट्रैफिक ज़ीरो होता है। बी में जो क्या बोलते हैं, बी में क्या है, रूट तो छोटा है बट ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरा पेट्रोल इसमें ही कम, अब किस में पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा। मान लो आप ए चूज़ करते हो कि भाई मैं जो है मैं अपना टाइम बचा लेता हूँ, है ना, भले ही पेट्रोल ज़्यादा लगे। तो आपने जो ये वाला गिव अप किया ना, यहाँ पे जो आपका कॉस्ट गया, हो सकता है आप कम डिस्टेंस ट्रैवल करते तो आपका पैसा बच जाता। तो ये जो है दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इनमें जो डिफरेंस है दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप कोई जब अल्टरनेट डिसीजन लेते हो, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, तो आप जब कोई एक डिसीजन लेते हो तो बाकी डिसीजंस का जो कॉस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अगर कोई कॉमोडिटी, ठीक है, सरकार पब्लिक को फ्री में दे रही है, ठीक है, पब्लिक को मिल रही है फ्री में। जैसे मान लो पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क सरकार ने बनाया पब्लिक के फ्री, मतलब फ्री में बना दिया, ठीक है। तो जब ये इसने फ्री में बनाया, इसने पैसे नहीं लिए, है ना, पब्लिक से गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लिए, तो ये पैसे कहीं से तो आए होंगे। पैसे कहाँ से आए ये वाले, ये कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, ये कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करता है, जो हम लोग जैसे लोग टैक्स पे करते हैं, वहीं से तो सरकार के पास पैसा आता है, और यही पैसा फिर कहाँ जाता है, यही पैसा ये पब्लिक पार्क बनाने में जाता है, जो पब्लिक को फ्री में सर्विस अवेलेबल होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो बात हो रही है वो अल्टीमेटली किसके यहाँ से आ रही है, टैक्स पेयर के पास से आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो पब्लिक है, ठीक है, अब पब्लिक को तो फ्री में मिल रहा है, पब्लिक ने पैसा दिया नहीं, ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है वो कौन बियर कर रहा है, ये टैक्स पेयर बियर कर रहा है, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। तो टैक्स पेइंग पब्लिक से ये पैसा आता है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि अल्टीमेटली पैसा कौन दे रहा है, टैक्स पेइंग पब्लिक दे रहा है। तो हमने पैसा नहीं दिया, हम पैसा देते तो कुछ नहीं होता, बट हम पैसा नहीं दे रहे, तो जो पैसा वहाँ से आ रहा है ना, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसमें, वो कौन बेयर कर रहा है, वो टैक्स पेयर पब्लिक, टैक्स पेइंग पब्लिक बियर कर रही है ना। जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कौन बियर कर रहा है, टैक्स पेइंग पब्लिक कर रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, इसका आंसर हो गया सी। 48 देखते हैं।
इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं, चाहे वो बाहर से पैसा अंदर आ रहा हो, बाहर के इंडियन नेशनल्स, जो इंडियन नेशनल्स हैं वो बाहर जाके कमा के फिर इंडिया में भेज रहे हो, या फिर इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस मतलब डोमेस्टिकली पैसा आ रहा हो, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पैसा इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे वर्ड है नेशनल्स, जो इंडियन सिटीजन्स कमा रहे हैं, ठीक है, वो वाला पैसे को हम टोटल बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज़ करना है पहली बात तो इसको, ठीक है, वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं, इंक्रीज़, हमको जीएनपी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल जीएनपी डज नॉट कनोट, फिर से डू नॉट आ गया तो हमको गलत स्टेटमेंट मारना है, डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो ये बेसिक कंसेप्ट हमने फिर से अपने इकोनॉमिक कोर्स में कवर किया है, जहाँ पे हमने कवर किया कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जीएनपी तो आपका बढ़ रहा है, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। ऐसा कब होगा, आपका जीएनपी बढ़ रहा है, ठीक है, आपका जीएनपी बढ़ रहा है बट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें जीएनपी का कोई रोल नहीं है। पहली बात ये ऐसी ऐसी फालतू में दिया है, ठीक है। इसका बेसिक मोटिव ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कब नहीं बढ़ेगा, ठीक है, डेवलपमेंट कब इकोनॉमी का नहीं होगा, जब भाई इकोनॉमी में इलिटरेसी होगी, है ना, लिटरेसी ज़्यादा नहीं होगी, इलिटरेसी होगी, हेल्थ पे आपका खर्चा हो रहा बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, है ना, डिसीजेस फैल रही होंगी, ये सब चीज़ें, इसी को तो हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। आपके स्किल्स बहुत बेकार होंगे, है ना, आप पॉवर्टी में जी रहे होगे, दिस इज व्हेन द इकोनॉमी इज़ नॉट डेवलपिंग। इकोनॉमी को डेवलप करना होता है तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करो, पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, R&D में इन्वेस्ट करो, है ना, इनोवेशन में इन्वेस्ट करो, यही सब तो हम बोलते हैं कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है सोसाइटी का, तो ऐसे ही होता है वो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में, है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, ऐसा तो कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट कोई नंबर से डिसाइड नहीं होता है ना, डेवलपमेंट इज़ वेरी डेवलपमेंट नॉन टैंजिबल चीज़ों से डिसाइड हो रहा है, जैसे ह्यूमन कैपिटल आपका बढ़ रहा है कि नहीं, एजुकेशन आपका बढ़ रहा है कि नहीं, वो सब होता है। तीसरा क्या बोला है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा, डू नॉट लिखा है ना इसमें कि क्या चीज़ ऐसी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं बढ़ाएगी। तो ऑब्वियसली अगर आपकी इकोनॉमी में पॉवर्टी है ना, बहुत लोग गरीब हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, भले ही जीएनपी कितना बढ़ा लो आप, है ना। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ना, ये सब कॉन्ट्रेडिक्टिव है। इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट्स फास्टर बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, नंबर्स वाला गेम है, ठीक है। तो नंबर से हमको मतलब नहीं है, डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो इसमें क्वालिटेटिव ऑप्शन कौन सा है, सी है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 49, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसेस विच इनेबल्स। ह्यूमन कैपिटल की बात की गई है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि मान लो अगर मैं आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके स्किल्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको वोकेशनली ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब कुल मिला के आपकी आपका पर्सनल डेवलपमेंट में कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, है ना। वही होता है ह्यूमन कैपिटल। जब ये बहुत सारे लोग एक नेशन में होते हैं ऐसे, जिनका स्किल्स बहुत अच्छा होता है, जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि वो नेशन के लिए कैपिटल है ना, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कुल मिला के नेशन में क्या करना है, लोगों का स्किल्स बढ़ाना है और नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है, वो हमको करना है, उसी को हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एज अ कंसेप्ट, ये जो एज अ कंसेप्ट है, इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स, ऐसा कोई प्रोसेस विच इनेबल्स इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। ये जो कैपिटल चीज़ है ये क्या है, क्वांटिटेटिव चीज़ है ना, इसमें ह्यूमन कैपिटल जैसा कुछ आया नहीं। ह्यूमन कैपिटल तो क्या होगा, अगर आप स्किल्स बढ़ा रहे हो, नॉलेज बढ़ा रहे हो लोगों की, है ना, नेशंस के लोगों की नॉलेज बढ़ा रहे हो, स्किल्स बढ़ा रहे हो, उनको वोकेशनली ट्रेन कर रहे हो, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नॉट समथिंग दैट इज वेरी क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये गलत हो गया, पहला हम गलत कर देते हैं, पहला गलत हो गया। अब बस हमको कौन सा ऑप्शन देखना है, 2 सही है, 4 देखना है, ऑप्शन 4 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ, यस, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ सही है। इंटेंजिबल वेल्थ क्या होता है, इंटेंजिबल वेल्थ इज सेम, यही जो मैंने आपको बताया, स्किल्स बढ़ाना, जिसको आप टच नहीं कर सकते, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है वो, ठीक है। स्किल्स आपने बढ़ाए, नॉलेज आपने बढ़ाई, ये सब होता है इंटेंजिबल वेल्थ, तो ये सही हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in the output. क्या बोल रहा है कि अगर इकोनॉमी में सेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं, ठीक है, तब भी कैपिटल फॉर्मेशन मान लो मैंने रोड बना दी, है ना, मैंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी,
तब भी ये सब का फॉर्मेशन वुड नॉट वुड नॉट इंक्रीज द आउटपुट। इंक्रीज द आउटपुट मतलब फाइनल जो जीडीपी है उसको नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा कब हो सकता है, ठीक है, ऐसा कब हो सकता है ये पूछ रहा है वो। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे मतलब कैपिटल फॉर्मेशन और आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ऑप्शन डी देखते हैं। डी ऑप्शन का क्या मतलब है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या मतलब होता है इसका हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का, कि सेम आउटपुट बनाने के लिए आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब मान लो अगर मेरे को मान लो मेरे को अगर 5 सेब ग्रो करने हैं, है ना, तो मेरे को पहले 1 एकड़ का लैंड लग रहा था। अभी इन 5 सेब को उगाने के लिए मेरे को 2 एकड़ का लैंड लग रहा है। पहले 1 का लग रहा था, अब 2 एकड़ का लैंड लग रहा है, मतलब ज़्यादा कैपिटल लग रहा है इस 5 सेब को उगाने में। तो इसको हम बोलेंगे हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्यों, क्योंकि आउटपुट मेरा 5 है, ठीक है, आउटपुट मेरे 5 एप्पल्स हैं, बट मेरा कैपिटल बढ़ गया। पहले मैं 1 करोड़ की लैंड खरीदा था, अब मैं 1 एकड़ की खरीदा था, अब मैं 2 एकड़ की कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो 5 एप्पल का आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाई कैपिटल रेशियो। जब ऐसी चीज़ इकोनॉमी में होती है, ठीक है, तो इकोनॉमी जो है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, आउटपुट ज़्यादा नहीं बढ़ता है। क्यों क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप देखो आउटपुट तो आपका सेम रहा है, यहाँ पे 5 एप्पल्स ही है, बट आपका कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कहने को तो आप ज़्यादा कैपिटल बना रहे हो, कहने को तो आपने 1 करोड़ 1 एकड़ की लैंड को 2 एकड़ कर दिया, बट क्या आपका आउटपुट एक्चुअली में बढ़ा, नहीं, आपका आउटपुट नहीं बढ़ा, क्योंकि आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत हाई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी सब देखो, बाकी सब ना बहुत ही बेकार से ऑप्शन है। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है कि भाई वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, ब्यूरोक्रेसी करता है, और ये देखता है कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। इसका कैपिटल और आउटपुट से क्या लेना देना है, ठीक है। और लेना देना होगा भी तो बहुत ही इनडायरेक्टली लेना देना है, ठीक है। इलिटरेसी का भी ऐसा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जो भी डायरेक्ट रिलेशन है वो सिर्फ डी ऑप्शन में है, ठीक है। जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा इस चीज़ को वो है डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन 19th सेंचुरी वॉज, 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। तो उस समय क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये पूछ रहा है वो। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि भाई जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और ब्रिटिश इंडस्ट्री सेटअप करने लगे इंडिया में, तो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स पूरा बेकार हो गया। लोकल हैंडीक्राफ्ट जो पहले आर्टिशंस थे, और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बेचते थे, उनके सामान लोगों ने लेना बंद कर दिया। तो क्योंकि उनका जो बेसिक ऑडियंस था वो कौन थे, किंग्स थे, है ना, किंग्स थे, पेट्रॉन्स थे, राइट। और जो लोग लेते थे वो थे। बट अब जब ये चीप में बनने लगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, तो उनका सामान बिकता नहीं था अब, है ना। तो वो उनको कहाँ जाना पड़ा, उनको अब जो पहले सिटीज़ में थे वो पहले फिर अब एग्रीकल्चर करने लगे जाके, और कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो एग्रीकल्चर में अपना क्या बोलते हैं, ये लोड बढ़ गया बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया। ये हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ऐसा तो कुछ नहीं था, बल्कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो रूइन हो गई थी। एक्सपोर्ट हो रहा होता तो अच्छी हो जाती ना, पर वो तो रूइन हो गई, तो ये गलत हो गया। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, अच्छा, सी क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा फैक्ट्रीज ओन करने लगे। ऐसा था क्या, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इंडियंस को ज़्यादा फैक्ट्रीज ओन करने के लिए देंगे, है ना। वैसे भी पॉवर्टी बहुत टाइम थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे कोई लोग थे भी नहीं जो फैक्ट्रीज ओन कर पाएँ, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया एक चीज़ में अच्छा था, वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो चाहे वो आपका टी हो, नॉर्थ ईस्ट में वो जो टी और कॉफ़ी वगैरह हो, इंडिगो हो, है ना। तो इसका खूब एक्सप्लॉयटेशन किया है ब्रिटिश ने, ठीक है। इसको खूब कमर्शलाइज़ किया कि यहाँ इंडिगो को यहाँ से उगा के सस्ते में लेके बाहर बेच देते थे, ठीक है, जब तक सिंथेटिक डाइज नहीं आए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है सी। डी ऑप्शन क्या है, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये तो गलत है। हमने देखा कि भाई जब हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिशंस जो हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया, उनके लोग अब प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते थे, तो वो वापस रूरल एरियाज़ में जाके एग्रीकल्चर करने लगे, है ना। एग्रीकल्चर करने लगे तो रूरल पॉपुलेशन बढ़ी बेसिकली, नॉट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो क्या आंसर हो गया इसका, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजेज हिज पावर, exercises his power as provided under the article 356 of the constitution in respect of a particular state, ओके, प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है आर्टिकल 356 में, ठीक है। अगर वो पावर एक्सरसाइज करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के कंपैरिजन में, तो उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पढ़ते हैं हम लोग। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व,
ओके, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। द पावर्स ऑफ, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें सही ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, ऐसा तो कुछ होता नहीं। प्रेसिडेंट रूल में आर्टिकल 19 तो सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 19 कहाँ सस्पेंड होता है? नेशनल इमरजेंसी में, है ना। तो ये तो गलत हो गया। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से सबसे एप्ट ऑप्शन मानना है। प्रेसिडेंट भी बना सकता है लॉ, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बना सकता, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है कि जो पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है। या तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को अथॉराइज करता है बनाने के लिए, या फिर कोई और बंदा जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो बनाता है, ठीक है। तो ये बेसिक होता है कि जब प्रेसिडेंट रूल आता है ना, और ऐसा नहीं होता कि वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, रहती है, बट उसका जो पावर्स हैं वो छिन जाते हैं। वो किसके पास आ जाता है? वो पार्लियामेंट के पास आ जाता है, ठीक है। तो पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बेसिकली जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज है वो पार्लियामेंट अब पास करता है। समझ में आ रहा है? कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करता है। या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द प्रेसिडेंट, वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो आप, पूरा है इसमें प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर। अगर फेलियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। और उसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आराम से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।